अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हर लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर, जिसके लिए मैंने अपने शो में आज इनवाइट किया प्रोफेसर अमजद याकूब साहब को, जिनसे आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि ये जो लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, इनके हवाले से इनका अपना एनालिसिस क्या है। सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर अवैस साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हमें इस हवाले से बताएं, ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब तक मेरी जितनी भी एक अपना एक राय है मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि प्री प्लान ना हो। मतलब ऐसी बदलते लम्हे, बदलती सूरत हाल, आप किसी भी लिहाज से कोई चीज़ नहीं बता सकते। अगर आप पार्लियामेंट का हाल देखें, अगर आप पंजाब असम्बली का हाल देखें, मैं सिर्फ इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, हर बंदा, हर लीडर अपनी अना में, अपनी सोचे विचार में लगा। क्या यहाँ के लोग अवाम के लिए भी कुछ सोचते हैं? देखें, पहले तो आपका मेन टॉपिक हमारा यही है कि हमारा मुल्क में जो सियासी करंट सूरत हाल जारी है उसके बारे में ये क्या नई अपडेट्स आ गई हैं। इसी को आपके क्वेश्चन के साथ लिंक करते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी ये सूरत हाल होती हैं ये पहले ही प्री प्लान्ड होती है, और ये जहाँ पर प्री प्लान्ड होती है, पिछले शो में मैंने आपको इसके बारे में तफसीलन बताया था कि यहाँ पर प्री प्लान होती है एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट को हम कहते हैं मुख्तदरा, जिसको हम दबे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट भी कह देते हैं, जो चीज़ों को ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। अब पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि ये साल किसी सूरत में भी मुझे इलेक्शन का साल नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम 2022 में बैठे थे। ठीक है, अब अगर हम 23 में आ गए हैं तो 23 में भी अब जो पीडीएम के वतीरे हैं वो यही शो कर रहे हैं कि वो इस बात पर तैयार नहीं है कि पूरे मुल्क में एक ही यूनिवर्स इलेक्शन हो जाए और जनरल इलेक्शन हो जाए। अब मेरे ही राय में पीडीएम को अब होश के नाखून लेने चाहिए कि अब देखें ना, अब आपके मुल्क में 2 असम्बलियाँ टूटने जा रही हैं। इमरान खान ने जो वादा किया था कि मैंने असम्बलियों को तोड़ना है, इमरान खान अपने विक्ट्री स्टैंड पर आ गए हैं। पीडीएम ने बहुत कोशिश की है कि पंजाब की असम्बली ना टूटे, क्योंकि अगर पंजाब की असम्बली नहीं टूटनी तो फिर केपीके की भी असम्बली का तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब जो अदम एतमाद का ये जो वोट इमरान खान ने लिया है, इससे आप ये एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं, या आप अपनी एक सोच को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं कि इमरान खान ने पीडीएम को और पंजाब में नून लीग को बहुत बड़ा उनको लूजिंग एज पर लेकर गए हैं। अच्छा अमजद साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस हवाले से एक सवाल और करूँगा। देखें, एक कॉमन पर्सन है ना, उसको किस तरीके से वो अंडरस्टैंड करें कि ये माशी सूरत हाल को। इसके एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि अदम एतमाद, एक आम बंदे हमारे यहाँ गली में, चौराहों पर हर बंदा पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है, लेकिन उनके पास मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं होती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अदम एतमाद पैदा कब होती है? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये बनता है कि अगर ये असेंबलियां तहलील हो जाती है तो नेक्स्ट क्या होता है, क्या सूरत हाल पैदा होती है? ये मेरा एक आपसे एक आम एक शख्स के होने के नाते सवाल। अच्छा, चलिए पहले तो ये देखें ना कि भाई अदम एतमाद पैदा क्यों होती है, जिसके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम देते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो इसके ना पैदा होने की पहले रीज़न देखें। अच्छा, पहले तो हमारे मुल्क में जहाँ तक मुझे हिस्ट्री से मैं वाकिफ़ हूँ, तो अब तक तकरीबन 2 दफ़ा अदम एतमाद आ चुका है हमारे पाकिस्तान में। एक दफ़ा इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले ये एक इमरान खान वाला हुआ, और एक इमरान खान से पहले बेनज़ीर मोहतरमा की जब दूसरी मेरा ख्याल उनकी टन्योर की गवर्नमेंट थी, तो नवाज शरीफ उनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए थे, जो नाकाम हो चुकी थी। अब उस वक्त जो अदम एतमाद का जो उसको कहते हैं जो रीज़न थी, वो रीज़न यही थी कि एक पार्टी को गवर्नमेंट से हटाकर खुद अपोजिशन चाह रही होती है कि हम गवर्नमेंट की तरफ आ जाएं, और इसके पीछे फिर वही एक मुख्तदरा हल्का होता है। ठीक है, जो एक सेटअप है, उनके साथ उनकी अगर नहीं बन रही, ठीक है, तो वो दूसरे सेटअप को लेकर आते हैं, मीन अपोजिशन को लेकर आते हैं विदाउट एनी कंडक्शन ऑफ इलेक्शन। अब ये काम पहले हुआ था 1993 की गवर्नमेंट थी ना बेनज़ीर भुट्टो की, 1993 to 1996, उसमें ये हुआ था, और उसमें नवाज शरीफ साहब इसमें कामयाब नहीं हुए थे। अब हुआ है जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आई है, तो ये बिल्कुल आपके सामने कामयाब हुई
रही है। तो अदम एतमाद का जो मकसद है वो यही होता है कि एक सेटअप के साथ नहीं बन रही होती, एक गवर्नमेंट के साथ नहीं बन रही होती, ठीक है, उस गवर्नमेंट को उड़ाने के लिए फिर अपोजिशन को लाया जाता है, उनको गवर्नमेंट बनाकर अच्छा, बना दिया जाता है। मेरा आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन मुझे तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी चीज़ देखने में मिलती नहीं कि कौन सी अपोजिशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में को गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हो। नहीं, गवर्नमेंट से, हाँ यही तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अपोजिशन तो कोई गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन वो फिर मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट भी कह चुका हूँ, मुक्तदर्रा का भी कह चुका हूँ कि देखें, जब एक पार्टी आती है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी आल इन आल वो है, उसने कोऑर्डिनेशन करनी होती है दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। बिल्कुल। अगर एक पार्टी आ रही है वो मेन स्टेक होल्डर्स के साथ ठीक नहीं चल रही, जिसमें अब हम एस्टेब्लिशमेंट में ना अकेली आर्मी को ले लेते हैं, मैं एस्टेब्लिशमेंट में लिए आर्मी को नहीं लेता, मैं एस्टेब्लिशमेंट को नाम देता हूँ मुक्तदर्रा का, जिसमें आपकी जुडिशरी भी आती है, जिसमें आपकी हाई लेवल दैट इज द मेन पॉइंट, बिल्कुल, जिसमें आपकी आर्मी भी आती है। जब इस सिविलियन चेन ऑफ कमांड, ठीक है, एक होते हैं सिलेक्टेड, एक होते हैं इलेक्टेड। एक सिलेक्टेड कमांड होती है, वो सारी ब्यूरोक्रेसी है जिसे हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहते हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर कहते हैं। एक होती है इलेक्टेड कमांड जो सुपीरियर होती है, जिसको पब्लिक इलेक्ट कर आगे भेजती है। जब इन दो के दरमियान जब आपस में तल्लुकात इस्तवार ना रहे तो हमारे मुल्क की हिस्ट्री है हमेशा जो आपकी दूसरी सिलेक्टेड जो आपकी कमांड है उन्होंने अपनी बात मनवाई है, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने जो इलेक्टेड मैंडेट आया है उसको डिस्टर्ब किया है। जैसे नवाज शरीफ साहब गए हैं, आप ये कल की बात है जब नवाज शरीफ साहब 5-0 जजों के फैसले से उनको यानी कि डिसमिस किया गया, नाअहल किया गया, फिर शाहिद खान अब्बासी आए, ठीक है, ये आपकी सारी हिस्ट्री भरी पड़ी है, इसमें कोई अवाम का या अपोजिशन का तल्लक नहीं होता। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है अगर वो सही ड्राइव नहीं कर रहा होता स्टेक होल्डर्स के मुताबिक। अब हम इस पंजाब में अब फिर क्या होने जा रहा है, पंजाब का क्या सूरत हाल है, तहलील हो रही है, इलेक्शन का साल है जी, पंजाब में अब क्या होने जा रहा है, पंजाब में तो एक तो बात मानने वाली है कि इमरान खान ने बहुत बड़ा अपसेट किया है। देखें, ये बिल्कुल ये हो रहा था कि दोबारा इमरान खान से गवर्नमेंट ली जा रही थी और दोबारा पीडीएम को दी जा रही थी और पीएमएलएन का सीएम आ रहा था। ये आप यूं देखें कि इमरान खान ने अपनी हारी हुई बाजी को जीती हुई बाजी में बदल दिया। अच्छा, ये तो इसने खान का मेरे ख्याल से ये तो उनकी एक वो कह सकते हैं ना खूबी बन चुकी है, सरप्राइज है ना, ये तो मतलब दिस इज रियली अनबिलीवेबल जिसे आप कह सकते हैं, ये उन्होंने काम किया। लेकिन इसमें भी अब देखें, अब ज़ाहिरन ये मैं कोई दो राय बात नहीं कर रहा, ठीक है, उनकी ये कामयाबी है, लेकिन इसके बारे में हमने ये देखना होगा कि इमरान खान ने जो स्टेक होल्डर्स को कैसे राजी किया है या स्टेक होल्डर्स कैसे इमरान खान के पेज पर आते जा रहे हैं। हमने इस चीज को देखना है, क्या ये चेंजिंग जो हो रही है वो इंटरनेशनल हो रही है या डोमेस्टिक लेवल पर हो रही है। अब देखें, कल इमरान खान साहब ने एक डायरेक्टली ये बात की है, इतने अग्रेसिव लेवल पे जाने के बाद वो बात कर रहे हैं कि फौज के साथ लड़ाई पागलपन है, मैं अपने साथ हुए तमाम कामों को माफ करने के लिए तैयार हूं और नए तरीके से आगे चलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे दी है कि मैं आपके लिए सुलह करने के लिए तैयार हूं और आपको एक हकीकत भी मान रहा हूं। तो हमने ये तो एक सोच है ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है। अब देखें ना, 12 बंदे गायब हो रहे हैं, अब 12 के 12 बंदे आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब 22 दिन पीटीआई क्या करती रही है, उनको राजी करती रही है। 12 में से 5 आए हैं, 7 नहीं आए, सॉरी 5 नहीं आए और 7 आए, और 7 में से जो 2 आए वो रात को 12 बजे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वो जिनके इशारे पर वो ब्रेक लगाकर खड़े थे अब वो दोबारा भी आए हैं। तो बस मेरा यही क्वेश्चन बन रहा है, और ये मुल्क के लिए अच्छा है कि आपका जो मेन लीडर है, ठीक है, जिसके पीछे ज्यादा वोट बैंक खड़ा है, उसकी और स्टेक होल्डर्स की आपस में सुलह होने जा रही है और ये सुलह ही होनी चाहिए। और दूसरा एक और बात है कि अच्छा, सुलह हो, उससे मैं आपसे जनरल क्वेश्चन करने का मकसद ये है, सुलह हो, ये मामला हो, लेकिन इसमें अवाम के लिए और
कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है? एज अ इकोनॉमिस्ट ये बताएं कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा बंदा आना चाहिए जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, आम लोगों की बात करें। सारे बात तो जरूर करते हैं, सारे नारे तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात होती? ये मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए मेरी एक बात सुने, पहले तो आप अपने कंट्री को ये जरा मैं इसका डिटेल में आंसर देना चाहूंगा। जी जी जी। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली किस है क्या, एज इटसेल्फ उसकी बेसिक्स क्या बन रही हैं। तो हमारा मुल्क तो इकोनॉमिकली इंपोर्ट बेसिस है, जब का हम बने, जब का हमारा मुल्क बना है, ठीक है। फिर हमने ये देखना है क्या हमारा कंट्री क्या मैन्युफैक्चर स्टेट है? नहीं, हम मैन्युफैक्चर स्टेट भी नहीं है। अगर हम निकाल कर भी देखें तो फर्ज करें अगर हम 100 प्रोडक्ट को यूज करें, उसमें से बामुश्किल 5 या 6 प्रोडक्ट हम खुद बना रहे हैं, बाकी सारी हम इंपोर्ट करें। तो जो कंट्री जब तक अपनी अशिया में को बनाने में खुद कफील नहीं होता, उस वक्त तक उसकी इकोनॉमी का यही हाल है ना जो हमारा हाल है। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत सुकून इसलिए आता है या महंगाई कम इसलिए हो जाती है या लोगों की बर्दाश्त में बात रहती है, या हमें एक किस्म की थोड़ी बहुत खुशहाली उस वक्त नजर आती है जब आपका जो इलेक्ट कर कर आप लोग बेचते हैं वो और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान में एक पॉजिटिव लाइन चलती रहती है। जब उनके दरमियान नेगेटिवनेस शुरू हो जाती है तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो आपके जो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स है वो नेगेटिव्स की तरफ चले जाते हैं। अब दूसरा आपने खुद भी देखना है कि इंटरनेशनली आपके मुल्क की क्या डेफिनेशन है। भुट्टो के बाद अब इमरान खान एक ऐसा लीडर आया है जिसमें इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे उनकी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो इमरान खान को देख रही हैं या वो भुट्टो को देखती। तो उसके अलावा आपकी इंटरनेशनल जितनी भी आपकी कहने का मतलब आप कह लें स्टैब्लिशमेंट कह लें या कंट्रीज कह लें, वो देखते हैं आपके GHQ क्यों है, वो उसी को देखते हैं। अब अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आपका दुनिया की नज़र में एक इमेज अच्छा हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो, तो ये बड़ी मैटर करती है हम पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए जो दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज ज्यादा देर नहीं चलेगी, ठीक है। अब देखें मेरी बात सुने ना, एक टेम्परेरी किस्म का हमें सुकून मिलता है, सुकून होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल कोट करके देता हूं कि आप जब आप ज़ियाउल हक का दौर निकाल कर देखें तो हमारे बड़े बताते हैं कि उनका दौर बड़ा खुशहाल दौर था, ठीक है। वो क्यों इतना खुशहाली की तरफ जा रहा था? क्योंकि वहां पर एक फर्देबाद की गवर्नमेंट थी, मीन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ही गवर्नमेंट कर रहे थे, ठीक है। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है ये कि इस्लामी जमहूरिया कंट्री है कि भी इसमें ये तो नहीं कि भी एक यानी कि एक अदारे को हुक्मरान बना दिया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान का और के जो पहले 3 साल है इसमें से 2 साल आपके बड़े अच्छे गुजरे हैं, ठीक है। उसकी भी रीज़न ये थी कि भी मेन अदारों के और जमहूरी लोगों के दरमियान में अच्छे तल्लुकात थे, ठीक है। पहले तो ये बात सेट करनी है कि अगर आपने अपने मुल्क को इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है तो पहले तो जिस सिस्टम को आपने सीने से लगाया हुआ है, जिसको आप डेमोक्रेट सिस्टम कहते हैं, चाहे इससे किसी का लाखों करोड़ों इख्तलाफ क्यों ना हो एज आ मुस्लिम, ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को आपने प्रॉपर लाइन में चलाना है, ठीक है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट यही है कि पार्टीज में डेमोक्रेसी लेकर आए। दूसरा यह है कि आपको अपने कंट्री को एक मैन्युफैक्चर स्टेट बनाना है। मैन्युफैक्चर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, मैन्युफैक्चर स्टेट हम नेशन ने बनाना है। हमें पता है पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज कर रहे, ठीक है। हम अब वो मुल्क हैं कि अब हम दालें भी बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि एज आ पब्लिक हमारी पब्लिक को खुद आगे स्टेप लेना पड़ेगा, हमारी पब्लिक को कफायत शारी और शेमिंग की तरफ आना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे जो हुक्मरान आगे आएंगे उनको कंपनी की मशहूरी वाली डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करने पड़ेंगे, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम वो करने पड़ेंगे जो अवाम की के मुफाद में हो, चाहे उसकी मशहूरी हो या ना हो। जैसे मेट्रो, अब मेट्रो बना दिया, ये मेट्रो का फंड मैं समझता हूँ मेट्रो, ओरिएंट ट्रेन और मोटरवेज, ठीक है, इनके फंड अगर इंडस्ट्री की तरफ जाते तो आज खैर हमारी और बात होती। अब इंडिया हमसे डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया तकरीबन 50% गुड्स खुद प्रोड्यूस करना शुरू हो गया। वो एक गाड़ियां उन्होंने इस बार जापान से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी बिल्कुल। अब उसकी वजह क्या है? उन्होंने अपने जितने भी पैसे हैं वो उन्होंने मोटरवेज पे नहीं लगाए भाई, उन्होंने ये मेट्रो ओरिएंट ट्रेन पे नहीं लगाए, उन्होंने इंडस्ट्रीज पे पैसे लगाए, ठीक है। हमने मोटरवेज बनाई है,
हमने ओरिएंट ट्रेन बना, हमने उन चीज़ों पे पैसे लगाए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में लगते हैं, लेकिन वो पैसे वहाँ पर इन फैसिलिटीज़ पर उस पर लगा रहे हैं क्योंकि उनकी बैक पर इंडस्ट्री खड़ी है। हमारी बैक में इंडस्ट्री नहीं खड़ी है, एक गुजरांवाला की इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री हमारे पास सियालकोट की है, एक कराची की लगा लें, और बस ये हमारे पास इंडस्ट्री और फैसलाबाद की। हमने आज तक कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज़ पर हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा, और हम कोई मैन्युफैक्चर चीज़ कर भी नहीं रहे। और दूसरा, हम एक और चीज़ अपनी आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं कि नेशनल इनकम, किसी भी मुल्क में नेशनल इनकम के इजाफे के ना सबसे जो मेन चीज़ होती है वो बेशक उसके कुदरती वसाइल होते हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के बाद ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। हमने कभी अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट यूटिलाइज ही नहीं किया, और हमारे बंदे बाहर जाकर बैठे हैं, और बाहर जाकर ऐसे बैठे हैं वो फंड इधर कम भेजते हैं, बल्कि यहाँ जो बैठे उनको बाहर बुलवा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो हमें अपना ये जो सिस्टम है डेमोक्रेट सिस्टम, इसको ठीक ओबे करना पड़ेगा, इस पर ठीक फॉलो अप इसका करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, जो हमें जल्द अज जल्द अपने मुल्क में ऐसे, हमें खुद अल्लाह करे हमें ऐसी लीडरशिप मिल जाए, अल्लाह करे हमें कोई ऐसा कहने का मतलब कमांड मिल जाए जो हमें इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ लेकर जाए। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि अगर हम दुनिया की 7वीं या 6ठी बड़ी एटमी पावर बन सकते हैं, तो हम दुनिया की 5वीं 6ठी या 7वीं इंडस्ट्रियल पावर भी बन सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है डॉक्टर साहब, अमजद साहब आपने बहुत ही अपनी माहिराना तजर्बे से हमें छोटी से एक बारीक बीनी के तरीके से थ्रू भी हमें समझाने की कोशिश की है कि एक आम पर्सन भी इसको समझ सकता है। खैर, आज के प्रोग्राम से आपको इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि जो भी लीडर है, जो भी सूरत हाल हो, वो इस कंट्री के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।